एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 10 डेज की एक स्पेशल सीरीज यहाँ पे शुरू की थी। आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डे 7 यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले के जो आपके डे 6 की क्लासेस थी, 6 अलग अलग वीडियोस थी, वो आपने देखी होंगी और उनके प्रॉपर यहाँ पे नोट्स बनाए होंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो 10 दिन की आपकी जो सीरीज होगी, इसमें मैं आपके साथ मैक्सिमम जो सीटेट परीक्षा के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ऐसे टॉपिक जो कि आपका हर साल यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिनसे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके कवर किए, ताकि अगर आप अभी से भी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर आपका डे 1 आज ही है तो भी आप दो वीडियो करके भी इन वीडियोस को देख पाए। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी, सीटेट प्रिपरेशन इन 10 डेज करके, और जिसमें मैंने इससे पहले की 6 क्लासेस यहाँ पे डाल दी है और आज की जो 7th क्लास है ये भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए ये चीज ईजी हो जाए। तो देखिए, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में खास क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी पैडागोजी को यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखिए, चाहे आप यहाँ पे पेपर 1 में, चाहे पेपर 2 में, या फिर आपने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 को हिंदी भाषा के रूप में चयन किया है, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए। देखिए, ये जो पैडागोजी का सिलेबस होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों पेपर में आपका सेम होता है कंटेंट का, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होती है पेपर 1 में और पेपर 2 में थोड़ी सी अलग होती है। तो देखिए, जो कंटेंट वाला पार्ट है वो मैं सारा आपके साथ यहाँ पे कवर करूंगी ताकि आप लोग इनके क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे से बना पाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले के जो डे 6 की क्लासेस हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो क्लासेस जरूर देखिएगा। एक एक क्लास जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी यहाँ पे एक तो रिवीजन भी हो रही है अगर आपने पहले से कहीं से तैयारी की है। यदि आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की, आप एक फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपका एक बेस कहते हैं, एक फाउंडेशन यहाँ पे बन जाएगा कि आप यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ भाई, हम इस पेपर में बैठेंगे तो हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पूछी जा सकती है। साथ ही साथ ये आपके जो डे 10 तक आपकी क्लासेस होने के बाद यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज की जो यहाँ पे मैराथन क्लासेस भी शुरू करूंगी, जिसमें मैं आप लोगों का सोशल साइंस की एनसीईआरटी भी कवर करूंगी, उसके सीबीटी क्वेश्चंस, साथ ही साथ साइंस के मैराथन क्लास, साइंस की सीबीटी क्वेश्चन। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा ये कमेंट आया है कि पेपर 1 की मैथ्स की क्लासेस तो बहुत ज़्यादा है बट पेपर 2 की नहीं है। तो देखिए, पेपर 2 की मैं जितना ज़्यादा यहाँ पे कवर कर सकूँ मैराथन क्लास लेके आऊँगी ताकि आपके पेपर 2 के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो सके मैथ्स के। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हम हिंदी पैडागोजी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और हिंदी पैडागोजी, चाहे किसी भी लैंग्वेज की पैडागोजी की बात करें, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बन जाता है वो बन जाता है आपका अर्जन एवं अधिगम, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग होती है। अब देखिए, अगर आप किसी भी भाषा को सीखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को अगर आप यहाँ पे लर्न करते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप उसको अर्जन कर लीजिए, या तो आप उसे एक्वायर कर लीजिए, या तो आप उसे सीख लीजिए, यानी कि अधिगम कर लीजिए, लर्निंग कर लीजिए। तो देखिए, दोनों में क्या अंतर होता है और इन दोनों के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने हमें क्या क्या चीजें बता रखी हैं, वो सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम की बात करें तो दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है, ये आप समझ जाइए, आपको यहाँ पे पैडागोजी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम होता है, इनमें आपका सबसे मेजर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि भाषा अर्जन जो होता है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसको सीखने के लिए आपको कोई रूल या फिर कोई फॉर्मूला या तो एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं करनी पड़ती। तो देखिए, भाषा अर्जन क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी है? एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपका लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज भी है जिसमें आपको हिंदी में दिक्कत आती है, तो मैं इंग्लिश के टर्म भी यहाँ पे लिख दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे जो भाषा अर्जन क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। आप लोग इसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं करते, आप अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए, सुनते हुए देखते हो और उसी से ही ये लैंग्वेज यहाँ पे सीख जाते हो। इसके अलावा भाषा अधिगम की अगर हम बात करें तो ये एक जागरूक प्रयास द्वारा सीखा जा सकता है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसका,
तब जाके आपका इस लैंग्वेज में यहाँ पे परफेक्शन आएगी, इस लैंग्वेज को, इस भाषा को आप सीख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाषा अर्जन जो है आपके घर से शुरू हो जाता है, यानी कि ये आपका स्कूल से भी पहले आपका शुरू हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जब वो 8-9 महीने का होता है या फिर 9-10 महीने का होता है, कुछ कुछ शब्द बोलना शुरू करता है। अब वो कौन सी भाषा के शब्द बोलेगा, कौन सी लैंग्वेज को यूज करेगा, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसके घर में यूज हो रही है। तो देखिए, जो भाषा अर्जन होता है वह आपके स्कूल से पहले ही शुरू हो जाता है, जबकि भाषा अधिगम यानी कि लर्निंग जो प्रोसेस है, जब आप स्कूल में जाते हो तो नई नई लैंग्वेज को, नई नई भाषा को आप वहां पे सीख रहे होते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका अनुकूलन द्वारा इसे सीखा जा सकता है, यानी कि इसमें बच्चा इमिटेट करता है, इसमें बच्चा नकल करता है। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि आप जो छोटे बच्चे के सामने जो भाषा का प्रयोग करोगे, जिस लैंग्वेज का आप यूज करोगे, वो लैंग्वेज बच्चा वहां पे सीख रहा होता है। तो कहीं ना कहीं कैसे सीख रहा है, वो आपको नकल कर रहा है, यानी कि आपने पूरा सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस में से जो शब्द उसे आसान लगा, उस शब्द को पकड़ के वो बोलना शुरू करेगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो आपको इमिटेट कर रहा है। अब यहाँ पे भाषा किस तरीके से सीखी जाती है, यहाँ पर भाषा शिक्षण द्वारा यानी कि टीचिंग प्रोसेस से यहाँ पर इस चीज को सीखा जाता है। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें तो जो भाषा अर्जन होता है वह कैसा होता है, वह आपका अनौपचारिक होता है, यानी कि इनफॉर्मल होता है। इसके लिए आपको कोई फॉर्मल या सिस्टमैटिक प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, जबकि जो भाषा अधिगम होता है ये आपका औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से सीखा जाता है। फॉर्मल तरीका क्या है कि आप स्कूल जाएंगे, एक फिक्स यूनिफॉर्म होगी, एक आपकी टीचर होगी, आपके सारे एक ही लेवल के बच्चे होंगे जो कि आपकी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, एक टीचर होगी जो एक फिक्स पीरियड में आएगी, फिक्स पीरियड में अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएगी। तो इस तरीके से हम औपचारिक तरीके से चीज़ें सीख रहे होते हैं, जबकि जो भाषा अर्जन है वो आपका इनफॉर्मल तरीके से होता है, यानी कि इसके लिए कोई औपचारिक तरीके से कोई बुक या फिर कोई ड्रेस या कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बनी है। आप कहीं पर भी इस भाषा को किसी के द्वारा भी सीख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, यह आपका सहज और स्वाभाविक होता है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। आपके साथ यहाँ पर जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप एनवायरनमेंट के, अपने वातावरण के संपर्क में आओगे, आपका ये नेचुरल प्रोसेस है, ये स्वाभाविक रूप से आप उस भाषा को ग्रहण कर लेते हो, उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हो जो कि आपके घर में आसपास के लोग ये बोल रहे हैं। जबकि जो आपका भाषा अधिगम है यानी कि लैंग्वेज लर्निंग है, वह कैसा है, वह प्रयासपूर्ण है, यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपका भाषा अर्जन यानी कि जो एक्विजिशन है और साथ ही साथ जो भाषा अधिगम है यानी कि लर्निंग है, दोनों में आपका मेजर डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर होता है परिवेश का, यानी कि दोनों में डिफरेंस होता है एनवायरनमेंट का, कि आप किस जगह पर, किस माहौल में, किस तरीके से आप चीजें सीख रहे हो। तो आपके प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में क्या आपका अंतर है। इन दोनों में ही परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने हमें भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम से संबंधित हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये टर्म इंग्लिश में भी समझ में आ रहे हैं तो इंग्लिश पैडागॉजी भी इसी तरीके से शुरू होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका उर्दू पैडागॉजी हो गया, संस्कृत पैडागॉजी हो गया, हर सब्जेक्ट में पैडागॉजी की जो भाषा है वो बदल सकती है पर चीज़ें वही हैं। यानी कि हिंदी में आपको मैं हिंदी में समझा रही हूँ, यही चीज़ें, यही सिलेबस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, यही चीज़ें, यही सिलेबस आपको संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, किसी भी सब्जेक्ट की पैडागॉजी में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे चॉम्स्की ने हमारे जो भाषा यहाँ पे अर्जन होता है यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन को लेके क्या स्टेटमेंट दी थी। इनकी स्टेटमेंट कई बारी हमें पेपर में पूछी जाती है। तो इन्होंने क्या बताया था कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, भाषा सीखने की जो क्षमता यानी कि जो कैपेबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, वे कैसे होती है, वे आपकी कैपेबिलिटी जो होती है वे आपकी क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी कि ये बच्चा इनबॉर्न आपका एक तरीके से
एक डिवाइस लेके आता है जिससे बच्चा भाषा सीख जाए, जिसका नाम इन्होंने दिया LAD। LAD क्या है? LAD है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि बच्चों के अंदर एक जन्मजात यहाँ पे क्षमता होती है, एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी भाषा का अर्जन कर सके, किसी भी भाषा को एक्वायर कर सके। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें यहाँ पे वाइगॉट्स्की की, तो वाइगॉट्स्की ने हमें क्या बताया है? यहाँ पे बताया कि अगर हमें बच्चों को किसी भी भाषा को सिखाना है, किसी भी लैंग्वेज को बच्चे को सिखाना है, तो हमें क्या करना होगा? उसका परिवेश के साथ अंतःक्रिया करनी होगी, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देना होगा जिससे बच्चा क्या कर सके? इंटरैक्शन कर सके। इन्होंने हमें यहाँ पे सोशो कल्चर थियोरी दी थी, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि बच्चा जितना ज़्यादा समाज और जितना ज़्यादा संस्कृति, यानी कि जितना ज़्यादा बच्चा यहाँ पे सोसाइटी और कल्चर के इंटरैक्शन में, यानी कि अंतःक्रिया में आएगा, बच्चा उस भाषा को उतनी अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो देखिए, हमें यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग से संबंधित ये सभी पॉइंट आपके याद करने होते हैं, और इन सभी पॉइंट से ही आपके क्वेश्चंस जो हैं ये बन जाते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया, इनके नोट्स आप साथ साथ में यहाँ पे बनाते चले जाइए। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो कंटेंट है आपको यहाँ पे मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें सारा कंटेंट एक साथ प्रिसाइज फॉर्म में चाहिए ताकि हम और टाइम में भी अपनी सेल्फ स्टडी यहाँ पे कर पाएँ, क्योंकि टाइम अभी कम है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन पेड नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जो नोट्स हैं वो पेड फॉर्म में है, साथ ही साथ CBT क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी सॉल्व। अब चलिए हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करें। आई होप ये जो स्लाइड मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब हम आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं भाषा कौशल, जिसको हम लैंग्वेज स्किल के नाम से भी जानते हैं। और ये टॉपिक आपका सभी लैंग्वेज की पैडागोजी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया, तो यही टॉपिक आपको यहाँ पे इंग्लिश के पैडागोजी में, आपको संस्कृत के पैडागोजी में, आपको यहाँ पे पंजाबी की, उर्दू के हर विषय की पैडागोजी में आपको मदद करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक टर्म यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि हमें हिंदी लैंग्वेज की पैडागोजी में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। देखिए, लास्ट ईयर जो आपकी परीक्षा हुई थी, ये CBT मोड में हुई थी, और इसमें कई सारे ऐसे नए नए टर्म आपके कुछ अलग अलग सेट में यहाँ पे पूछे गए थे। किसी में एक क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में हमारे कन्वेंशनल यानी कि जैसे पहले क्वेश्चन आते थे। तो आपको ये टर्म भी अच्छे से यहाँ पे पता होने चाहिए, और साथ ही साथ इन टर्म्स के एक शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लेंगे तो आपको मदद करेगा। और देखिए, आपको करना क्या है कि लास्ट ईयर का जो CBT मोड का पेपर है, आप बस उनको देख लीजिए, उनमें कुछ नया सा लग रहा है तो उनका एक शॉर्ट नोट्स अलग से यहाँ पे बना लीजिए। अब देखिए, ये जो टर्म है, इस टर्म को हम ट्रांस लैंग्वेजिंग बोलते हैं। ट्रांस लैंग्वेजिंग ये जो शब्द है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। क्या है ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका अर्थ ही यहाँ पे पूछ लिया गया था कि ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है ये क्या है। तो देखिए, जब हम परंपरागत तरीके से, जो परंपरागत चीज़ें हैं, जो कन्वेंशनल चीज़ें या फिर जो पुराने तौर तरीके हैं, उनको अगर छोड़कर नई पद्धतियाँ यानी कि नए कॉन्सेप्ट को अगर हम अपनाते हैं, नए तरीके को अगर हम अपनाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम ट्रांस लैंग्वेजिंग के नाम से जानते हैं। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हुआ होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको चाहे किसी भी वीडियो से, चाहे आपको किसी भी चैनल से ऐसे नए नए टर्म मिलते हैं, आप उन्हें कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपके सेट में ये टर्म दोबारा रिपीट करके पूछ लिया जाए। देखिए, इतने सारे सेट में पेपर हुआ था, अगर हर सेट से एक एक क्वेश्चन भी उठा के एक नया सेट बना दिया जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। इस तरीके से आपका पेपर यहाँ पे बन सकता है, और सिलेबस और कंटेंट वही है, तो कितना घुमा के आपका पेपर बनाएंगे, तो आपको मदद मिलेगी अगर CBT लेवल के आप क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका भाषा कौशल। अब देखिए, भाषा कौशल इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि हमें उस लैंग्वेज की स्किल अच्छे से आ जाए। और लैंग्वेज की स्किल का मतलब क्या है?
कि सिर्फ अगर हम किसी भाषा को सीख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उसमें रीडिंग आ रही है, हमें उसमें राइटिंग भी आनी चाहिए। हमें किसी और को सुन के अगर हमें उस चीज़ का अर्थ ही ना पता चले तो वो भी आपका मीनिंगलेस है। इसके अलावा हमें बोलना भी आना चाहिए। देखिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, देखिए क्लास तो हिंदी की चल रही है बट इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें स्पेशली इंडिया के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द जगह क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ पे रीडिंग आती है, हम लोग उस भाषा को लिख भी पा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई हमारे सामने बोल रहा है तो हमें समझ में भी आ रहा है। बट क्या होता है कि हमारे मन के अंदर तो इंग्लिश चल रही है पर हम इसे कम्युनिकेशन के लिए यानी कि हम वार्तालाप के लिए इसे यूज़ करने में अभी भी झिझकते हैं। हमें लगता है कि क्या पता कुछ हम गलत बोल दें और हमारा यहाँ पे मजाक बने। तो देखिए ये सब चीज़ों को हमें साइड में रख के हमें ये समझना है कि अगर किसी भी भाषा को हम सीख रहे हैं या फिर किसी भी भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो वो इसलिए ताकि हम किसी और के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। लैंग्वेज आपकी नॉलेज नहीं, लैंग्वेज आपका कम्युनिकेशन का माध्यम होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लैंग्वेज स्किल पढ़ाया जाता है कि बच्चों में हम यहाँ पे भाषा कौशल को किस तरीके से उजागर करें। माना यह जाता है कि जो कोई भी बच्चा होता है किसी भी लैंग्वेज को एक क्रम में सीखता है, एक सीक्वेंस में सीखता है। अगर हम एक छोटे से बच्चे को देखें तो देखिए सबसे पहले वो बोलना या फिर पढ़ना या लिखना शुरू नहीं करता। वो जब वो धरती में आता है, जब वो यहाँ पे बॉर्न होता है तो लगभग 8 से 10 महीने बाद वो कुछ कुछ शब्द यहाँ पे बोलना शुरू करता है। और बोलने से पहले का जो पीरियड होता है वे आपकी बातों को सुन रहा होता है। कहते हैं कि हम जैसे एनवायरनमेंट में बच्चे को रखेंगे या फिर हम उसके सामने जैसे लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, बच्चा उसी लैंग्वेज को यहाँ पे वो इस्तेमाल करेगा। तो सबसे पहले बच्चे के अंदर यहाँ पे कौन सा स्किल, सबसे पहले बच्चे के अंदर सुनना यानी कि श्रवण कौशल जो है वो उजागर होता है, जिसको हम लिसनिंग स्किल के नाम से जानते हैं। और कहा यह जाता है कि हर लैंग्वेज में जो एक अच्छा लिसनर होता है वो एक अच्छा स्पीकर भी होता है। सबसे पहले आपको बोलने से पहले आपको किसी की भी बातों का अर्थ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो अगला यहाँ पे है स्पीकिंग। जैसा कि मैंने कहा कि जब बच्चा 8 से 10 महीने का होता है तो कुछ कुछ शब्द यहाँ पे बोलना शुरू करता है। उससे पहले तो सुन ही रहा था, सुनने के बाद जो उसने सीखा उसको वो आपके सामने प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर वो आपका क्या कर रहा है, वो आपका बोल रहा है। बोलने के लिए इस कौशल को क्या बोलते हैं, मौखिक कौशल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगला यहाँ पे है कि कुछ सालों बाद, मतलब लगभग आपका 2-2.5 साल बाद बच्चा क्या करेगा, बच्चे को हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, हम यहाँ पे रीडिंग बुक लाके उसे सिखाते हैं। तो उसके बाद बच्चा रीडिंग यानी कि यहाँ पे पढ़ना, वाचन कौशल बच्चे के अंदर उजागर होगा। और आखिर में बच्चे के अंदर यहाँ पे क्या होगा, जब बच्चे के अंदर हमारी जो मोटर स्किल होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, यानी कि बच्चा अपनी छोटी मांसपेशियों में पकड़ बना लेता है। तो वो बच्चा पेंसिल को भी अच्छी तरीके से कर्व बना के A B C क ख ग अ आ ई ये सब चीज़ें लिखना शुरू करता है। तो बच्चे के अंदर आखिर में यहाँ पे राइटिंग स्किल डेवलप होती है, जिसे हम लेखन कौशल के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये जो आपके भाषा कौशल है, ये जो आपकी लैंग्वेज स्किल है, एक सीक्वेंस में यानी कि एक क्रम में यहाँ पे क्या होती है, उजागर होती है। साथ ही साथ अगर आप एक टीचर हो तो टीचिंग हमें कैसे करानी चाहिए, टीचिंग हमें इन्हें एकत्रित करके यानी कि इंटीग्रेट करके हमें सिखाना है। हमें क्या करना है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि एक स्किल को हम एक टाइम में डेवलप करने की कोशिश करें कि चलो हम आज पढ़ाई करते हैं और आज हम रीडिंग स्किल को डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है कि अपनी कक्षा में हमें एक कोशिश करनी है कि जब हम यहाँ पे टीचिंग करें या फिर जब बच्चा किसी नई चीज़ को सीखे तो आपको ये कोशिश करनी है कि बच्चा चारों स्किल को साथ में लेके चल रहा हो। और एज अ टीचर आपका ये एक तरीके से कर्तव्य बनता है, आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप ही के द्वारा बच्चा ये चीज़ सीख रहा है। तो आपको क्या करना है कि चारों स्किल को यहाँ पे एक साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करके से सिखाना है। अब देखिए जितनी भी आपकी स्किल होती है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में आपका डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कुछ ऐसे स्किल्स होती हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं, जिसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो देखिए इसे हम यहाँ पे ग्रहणात्मक कौशल के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर मैं इन चारों स्किल की बात करूँ तो इन चारों स्किल में कौन से हम सिर्फ ग्रहण करते हैं, जब हम किसी की बात को सुन रहे हैं और जब हमारे सामने जो चीज़ें लिखी हुई है हम बस उसको रीडिंग कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी कक्षा है, आप उनमें बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चों आप लोग रीडिंग करो, तो वो कहेंगे कि एक पैराग्राफ रीड करो, तो बच्चा अपने मन से नहीं बनाएगा, जो लिखा है वो एज इट इज़ गलत हो सही हो वो पढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी लिसनिंग और जो आपकी रीडिंग
यानी कि जो आपके श्रवण कौशल है और जो आपके वाचन कौशल है, इनको हम यहाँ पे ग्रहणात्मक कौशल यानी कि ये आपका रिसेप्टिव स्किल के नाम से जानते हैं, जिनको हम रिसीव कर रहे हैं, जिनको हम ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इन दोनों स्किल को यहाँ पे निष्क्रिय मानते हैं। अब देखिए, जो बच्चा होता है बच्चा यहाँ पे किस तरीके से होता है, बच्चा यहाँ पे होता है पैसिव। यहाँ पे कोई नई चीज वो बना नहीं रहा, यहाँ पे बस वो क्या कर रहा है, निष्क्रिय तौर पे वो किसी और की बात को यहाँ पे ग्रहण करता जा रहा है। अब दूसरे टाइप यहाँ पे माना जाता है, ये होता है आपका प्रोडक्टिव, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है कि जिसमें बच्चा कोई नई चीज का उत्पाद कर रहा है, कोई नई चीज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपके दो यहाँ पे कौशल आते हैं। सबसे पहले जब बच्चा कोई चीज बोल रहा है, जैसे अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं जो आपके स्क्रीन में यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैं बोलूंगी। अब देखिए, मेरे माइंड में एट प्रेजेंट जो भी चीजें आएंगी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। लाइक अभी जैसे जो चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ वो आपके बोर्ड में नहीं लिखा हुआ। अब देखिए, जब हम किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को रखते हैं तो हम यहाँ पे नई नई चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पाद कर सकते हैं। तो इन्हें हम यहाँ पे प्रोडक्टिव स्किल के अंदर रखते हैं। जैसे कि आपका बोलने को हम किसके अंदर रखेंगे, स्पीकिंग के अंदर रखेंगे। इसके अलावा दूसरा आता है, जब मैं आपके सामने आपको कहूँ कि आप यहाँ पे होली पे एक निबंध लिखो, यानी कि एक ऐसे राइटिंग करवाऊँ जिसमें मैं होली के बारे में आपको लिखने को बोलूँ, तो देखिए, अगर हम 5 स्टूडेंट को ये सेम टास्क देंगे तो पांचों स्टूडेंट अपने अपने एक्सपीरियंस को हमारे सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें बच्चा कुछ नई चीज़ उत्पाद कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप राइटिंग स्किल यूज़ करते हो तो ये भी आपका प्रोडक्टिव मानी जाती है। और ये दोनों के दोनों जो कौशल है, ये दोनों कौशल कैसे माने जाते हैं, इन्हें हम सक्रिय बोलते हैं। इसमें बच्चा जो है वो कैसा होता है, इसमें बच्चा यहाँ पे एक्टिव होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि भाषा कौशल आपका हर सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज की पैडागॉजी है उसमें पूछा जाने वाला एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप यहाँ पे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिंदी की, चाहे आप संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, किसी भी सब्जेक्ट के लैंग्वेज की बात कर रहे हो, इन सभी में आपका यहाँ पे लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल ये पूछा जाता है। और इसी मैनर में पूछा जाता है जिस मैनर में अभी मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया। आई होप यहाँ तक क्लास आपको इफेक्टिव भी लग रही हो और साथ ही साथ ये चीज़ें आपको क्लियर भी हो रही हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करें। अब चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सिद्धांत लिखा है, और ये जो सिद्धांत है हमें ये किनके द्वारा दिया गया है, ये स्टेफन क्रेशन द्वारा दिया गया है। और इस सिद्धांत के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सीबीटी पेपर से पहले ज़्यादातर यहाँ पे इंग्लिश पैडागॉजी के अंदर पूछे जाते थे। बट अगर लास्ट ईयर का आप यहाँ पे सीबीटी पेपर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपका कुछ क्वेश्चन आपका इस सिद्धांत से संबंधित पूछा गया, जो कि काफ़ी आसान पॉइंट यहाँ पे कैरी करता है। तो देखिए, फटाफट इनको भी जरा यहाँ पे कवर कर लेते हैं। और आप जैसे कि मैंने कहा, अगर आप ब्लैंक शीट लेके बैठे हैं तो इनको आप लिखते जाइए, आपको पेपर में बहुत मदद मिलने वाली है। देखिए, नोट्स हो गया, आपकी जो अलग क्लास हो गई अलग है, बट आपके खुद के सेल्फ नोट्स जो होंगे वो आपको ज़्यादा मदद करेंगे आपके पेपर में। होता क्या है कि किसी और की द्वारा लिखा गया या फिर बुक की लैंग्वेज से पढ़ा हुआ कई बारी हम लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती, बट अपनी लिखावट में लिखी हुई चीज़ें हमें हमेशा याद रहती है क्योंकि वो खुद की राइटिंग होती है। तो आपको ये चीज़ मदद करेगी। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका ये है टॉपिक, आपका जो स्टेफन क्रेशन का सिद्धांत है, ये जो स्टेफन क्रेशन के सिद्धांत के कुछ पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिनमें सबसे पहला है कि भाषा का अर्जन, यानी कि जो लैंग्वेज हम एक्वायर करते हैं बिना किसी ज़्यादा प्रयास के हो सकता है। ये तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट पता है कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये कैसा होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को यहाँ पे अनौपचारिक तरीके से, यहाँ पे बिना ज़्यादा प्रयास के भी बच्चे का भाषा अर्जन, यानी कि बच्चा लैंग्वेज को यहाँ पे क्या कर सकता है, बच्चा लैंग्वेज को यहाँ पे एक्वायर कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर इंग्लिश पैडागॉजी की भी तैयारी कर रहे हैं या बाकी सब्जेक्ट की पैडागॉजी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको मदद करेगी। अब देखिए, अगला पॉइंट ये है कि बच्चों को जितना आता है उसके आगे का पढ़ाइए। ये तो भाई ये हर किसी के लिए सही है कि आपको जितनी चीज़ें आती हैं उसके आगे की चीज़ें आपको सीखनी है। यानी कि बच्चे को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, हमें नोन से अननोन की तरफ लेके जाना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की तरफ बच्चे को लेके जाना है, ताकि बच्चा नई चीज़ों का अनुसरण करे, न्यू लैंग्वेज को एक्वायर करे
टाइम के साथ। तो देखिए ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चों को पहले भाषा का अर्जन होगा और उसके बाद ही वह किसी भाषा को सीखेगा। अब देखिए जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ है और जस्ट आप कुछ महीने बाद उसको बोलो कि वो बुक लर्न करे, यानी कि ग्रामर को रटे, इस तरीके से बच्चा नहीं सीखता। जब तक बच्चे का सबसे पहले हम लोगों को क्या कराना है, भाषा अर्जन करवाना है। और भाषा अर्जन होने के बाद ही, यानी कि कोई लैंग्वेज बच्चा जब एक्वायर कर लेगा उसके बाद ही हम कोई नई चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पियाजे ने यहाँ पे हमें एसिमिलेशन, अकोमोडेशन की बात की, यानी कि आत्मसातीकरण, समायोजन की बात की, कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है या तो हम उसके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ेंगे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ हम नॉलेज को जोड़ेंगे, या फिर पूर्व ज्ञान को बदल के हम नए ज्ञान को बच्चे को सिखाएंगे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान तो होना चाहिए, यानी कि प्रीवियस नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे बच्चे का सबसे पहले क्या होगा, बच्चे का भाषा अर्जन होगा। तो देखिए यहाँ पे अगले पॉइंट में यही बता रखा है कि बच्चे को पहले भाषा का अर्जन होगा, उसके बाद ही आप किसी भाषा को यहाँ पे सिखा पाओगे। इसके अलावा जो भाषा से संबंधित एक और पॉइंट हमें बताया गया कि अगर बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीखता है तो एक ऑर्डर में यहाँ पे सीखता है, और वो जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम और किस नाम से जानते हैं, इस ऑर्डर को हम भाषा कौशल के नाम से जानते हैं, जिसको हम यहाँ पे लैंग्वेज स्किल भी बोलते हैं। और ये भाषा कौशल क्या क्या है, आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि आपका LSRW इस स्किल की यहाँ पे बात की गई। तो ये कुछ पॉइंट आपके यहाँ पे बताए गए हमें स्टीफन क्रैशन द्वारा अपने सिद्धांत के अंदर, और ये भी आप यहाँ पे दोनों भाषा की लैंग्वेज की पैडागॉजी में आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें जो बहुभाषिकता होती है, यानी कि जो आपकी क्लास में मल्टीलिंग्वलिज्म होता है, मल्टीलिंग्वलिज्म होने का फ़ायदा क्या है और ये होता क्यों है। तो देखिए मल्टीलिंग्वलिज्म होने का रीज़न ये है कि आपकी कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आए, यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड से आए। हर किसी का नेटिव लैंग्वेज अलग है, हर किसी के घरों में अलग तरीके की बोली बोली जाती है, अलग तरीके का खान पान है। तो हर किसी में डाइवर्सिटी, आपको जो विभिन्नता है वो देखने को मिलती है। तो इस वजह से हमारी क्लास में बहुभाषिकता देखने को मिलती है। अगर एक टीचर के तौर पे हम एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो बहुभाषिकता है इसको हमें किस तरीके से देखना चाहिए। तो देखिए इसको हमें संसाधन के तौर पे, यानी कि अपनी कक्षा में रिसोर्स के तौर पे हमें देखना चाहिए कि हम इसकी मदद से बच्चे को नई नई चीज़ें सिखाएं। अगर हम यहाँ पे बहुभाषिकता को नकारते हैं, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को हम प्रमोट ही नहीं करते, यानी कि बच्चों को मना कर देते हैं और ये बोलते हैं कि जिस लैंग्वेज में आपकी क्लास चल रही है, जिस लैंग्वेज में मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, सिर्फ आप उस भाषा का यहाँ पे प्रयोग करो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कक्षा होगी वो ऐसे हो जाएगी कि बच्चे अपनी बात को आपके सामने रख नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे ये भी लगेगा कि उनकी बात को यहाँ पे एक तरीके से नकारा जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो बहुभाषिकता है उसको किस तरीके से आपको देखना है, इसको एक रिसोर्स के तौर पे, एक संसाधन के तौर पे आपको देखना है, ताकि आपकी जो कक्षा हो एक मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ पे कक्षा के अंदर चीज़ें बच्चे सीख पाए। इसके अलावा देखिए हमें बहुभाषिकता का क्या करना है, यहाँ पे स्मार्टली हमें उसका उपयोग करना है। हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आपका एक से ज़्यादा भाषा सीखें। देखिए जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आपको आती होगी उतने ज़्यादा ये ग्लोबल वर्ल्ड में आपको मदद मिलेगी, और कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव वर्ल्ड में आपका एक तरीके से यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमें इतनी लैंग्वेज आती है। कहते हैं कि जो जितना अच्छा स्पीकर होता है उतना अच्छा, उतने ही जो ऑडियंस होती है वे उसे ज़्यादा सुनना पसंद करती है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बात को अच्छी तरीके से किसी और के सामने रख नहीं पाओगे तो आपकी नॉलेज हो गई, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस हो गया, और इसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स हो गई वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से हमें जो बहुभाषिकता है उसको अपनी कक्षा के अंदर संसाधन के तौर पे, यानी कि रिसोर्सेस के तौर पे देखना है, और अपने क्लासरूम के जो स्टूडेंट हैं उनको इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए यहाँ पे बढ़ावा देना है। साथ ही साथ एक और टॉपिक है जो कि आपका हर सब्जेक्ट की पैडागॉजी में यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि आपके निदान और उपचार इन दोनों शब्दों से बना है। यानी कि एक वर्ड आपने देखा होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस और
दूसरा आपने देखा होगा रेमेडी। रेमेडी मतलब रेमेडियल टीचिंग, जो कि उपचार के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों टर्म आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से भी देखने को मिलता है। देखिए, डायग्नोस कहाँ किया जाता है? जब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सीधा हमारा ऑपरेशन नहीं करता। पहले हमें बिठाते हैं, हमसे पूछते हैं हमारी क्या दिक्कत है, हम उन्हें बताते हैं कि हमें 2 दिन से ये दिक्कत हो रही है या फिर हमें कुछ दिनों से ये दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर यहाँ पे हमें डायग्नोस करता है, यानी कि वो यहाँ पे हमें निदान करता है, पता लगाता है कि हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए, अगर आपके कक्षा में जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो सीधा आप यहाँ पे कंक्लूजन नहीं रख सकते कि वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, वो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले यहाँ पे कारण ढूंढने होंगे कि बच्चे ने अगर इस टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया तो उसका कारण क्या हो सकता है। जब हम यहाँ पे कारण ढूंढते हैं तो इसको कहते हैं हम निदानात्मक शिक्षण, यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे पहचान करते हैं कि बच्चे की दिक्कत क्या है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि बच्चे को किस एरिया में दिक्कत आ रही है। क्या पता ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ें बच्चे को समझ ही नहीं आ रही। अगर बच्चे को समझ ही नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऐसा हो सकता है कि उसके होम एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर वो पढ़ता तो है उसको याद नहीं रहता। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। या फिर जो टॉपिक आपने पढ़ाया उस टॉपिक को वो किसी और टॉपिक के साथ उसको यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो रहा है, यानी कि उसके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से क्लैश कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं कि आपकी कक्षा में जो बच्चा है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये आपका काम है कि आप इस चीज को पता करें। तो देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं निदान करना, यानी कि डायग्नोस करना। जब हमें पता चल जाता है कि हमारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद हमारा अगला एम क्या है? हमारा अगला एम ये होता है कि हम उस प्रॉब्लम को दूर करें। और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण हम बच्चे को देते हैं। और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो दिक्कत होती है उसको उसका समाधान करते हैं, उसको ठीक करते हैं, और उसमें बच्चे का सुधार करते हैं, उसमें बच्चे का करेक्शन करते हैं। आई होप ये जो टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। और ये चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप रट के जाएंगे और आपके पेपर में ये चीज़ें सही चले जाएंगे। आपको ये नहीं आएगा कि स्टेफन क्रेशन के सिद्धांतों को लिखो, इसके सिद्धांतों से क्वेश्चन आएंगे। आपके जो ये मैंने अभी आपके साथ निदानात्मक शिक्षण और ये आपका उपचारात्मक शिक्षण आपके साथ डिस्कस किया, ये आपको लिखना नहीं आएगा कि इसके परिभाषा लिखो, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसको समझिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप लोगों को सीटेट परीक्षा के कंप्लीट नोट्स एक जगह पे इकट्ठा चाहिए, पेपर 1 के, पेपर 2 के, चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में, पेपर 2 में चाहे आपका सोशल साइंस हो चाहे आपका साइंस मैथ्स हो, ये सभी आपको इस नंबर पे आपको पेड फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करें। अब चलिए हम आगे के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम साइड से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके जो बच्चे हैं वो कुछ एरर कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे बच्चे जो हैं वो त्रुटियां दिखा रहे हैं अपने शिक्षण में, यानी कि आप जो टेस्ट ले रहे हो उसमें कोई गलती कर रहे हैं, या फिर अगर आप क्लासरूम में कोई क्वेश्चन अगर बच्चे को पूछ रहे हो और बच्चा अगर कुछ गलतियां कर रहा है, तो जो उसकी त्रुटियां होती हैं, जो उसकी एरर होती हैं, वे क्या दर्शाती हैं, इससे संबंधित भी आपके पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे की त्रुटियां होती हैं वो एक तरीके से नेचुरल है। अगर कोई बच्चा कोई नई चीज़ आपका सीखेगा तो वो नेचुरल तरीके से स्वाभाविक रूप से गलतियां भी करेगा, और जो गलतियां होती है वे सीखने के लिए आपका पहला स्टेप मानी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट सीख ही नहीं रहा होगा कोई चीज़ तो वो गलतियां क्यों करेगा, और अगर बच्चा कुछ सीख रहा है तो उससे गलतियां भी होंगी। तो आपको क्या करना है, अपनी कक्षा के अंदर जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उसको आपको एक नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तौर पे उसे नहीं देखना,
उसे सकारात्मक तौर से देखना है और उसे एक पॉजिटिव वे में लेना है कि वही स्टूडेंट गलतियां करता है जो स्टूडेंट सीखता है। तो बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं, जो बच्चे के एरर होते हैं, वे क्या होते हैं, वे एक तरीके से स्वाभाविक हैं, वो नेचुरल माने जाते हैं। साथ ही साथ ये सीखने का ही एक संकेत होते हैं, यानी कि ये लर्निंग का ही एक साइन माना जाता है। अगर जैसे कि मैंने कहा, एक बच्चा है जो कि कोई नई चीज सीख ही नहीं रहा, जो बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा, तो वो बच्चा गलतियां क्यों करेगा? और जो बच्चा लर्निंग करेगा, जो बच्चा यहाँ पे कोई चीज़ सीख रहा है, वो बच्चा गलतियां भी जरूर करेगा, क्योंकि शुरुआत में हम चीज़ों को लेके नौसिखिया होते हैं, यानी कि हमें नई नई चीज़ें नहीं पता होती। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, उतना हमें अपनी गलतियां भी पता चलती हैं और साथ ही साथ हम अपनी गलतियों को सुधारते भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके स्टूडेंट जो है अगर त्रुटियां कर रहे हैं, जो एरर कर रहे हैं, तो देखिए इसको आप यहाँ पे नेगेटिव वे में मत लीजिए, इसको आप यहाँ पे स्वाभाविक तौर पे आपको इसे लेना है। और कहीं ना कहीं बच्चों के जो एरर होते हैं वे क्या माने जाते हैं? संकेत माने जाते हैं बच्चे के सीखने का। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टर्म लिखा है जिसे हम NCF 2005 के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए NCF का क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में देखने को मिलता है। NCF क्या बोलता है? NCF ये बोलता है कि सबसे पहले अगर हम भाषा की बात करें, तो भाषा के लिए ये बोलता है कि बच्चों को हमें क्या करना है? बच्चों को हमें बहुभाषी बनाना है। बच्चों को कैसे बनाना है? बहुभाषी बनाना है, यानी कि मल्टीलिंगुअल बनाना है। और कहीं ना कहीं हमारी जो मातृभाषा है, यानी कि मेनली यहाँ पे जो हमारा नेटिव लैंग्वेज है, उसका यूज़ बच्चे को सिखाना है और उससे कहीं ना कहीं हमें शिक्षण भी देना है। तो देखिए NCF 2005 ये बोलता है कि जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं, उसका हम बच्चे को बाहरी जीवन के साथ भी उस चीज़ को कनेक्ट करें। ऐसा ना हो कि बच्चा बस यहाँ पे मार्क्स के लिए, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है और कोई नई चीज़ नहीं सीख रहा। यहाँ पे उस चीज़ का प्रयोग वो अपनी डे टू डे लाइफ में करे। अगर हम भाषा की बात करें, तो भाषा में वो कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन, हमें संसाधन के रूप में, इस एक रिसोर्स के रूप में इसका प्रयोग करना है, जिससे हम अपनी फीलिंग्स को किसी और के सामने एक्सप्रेस कर सके। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और एक पॉइंट बोला कि हमारी जो शिक्षा है वो बच्चे को बोझ नहीं लगनी चाहिए। अगर हमारे क्लासरूम में अगर बच्चा यहाँ पे बोझ समझ के किसी चीज़ को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो हमें बोझ समझ के भी चीज़ों को नहीं पढ़ाना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आकलन की बात करें, तो देखिए आकलन किस तरीके से करना है। आकलन हमें यहाँ पे सतत, यानी कि कंटिन्यूस हमें बच्चे का यहाँ पे आकलन करना है, और व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमें बच्चे का यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें आकलन करना है। तो देखिए यहाँ पे आकलन जो होता है वे इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे के पूरे आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट को हमें यहाँ पे फोकस करना है और कंटिन्यूस करना है। इसके लिए दो हमें चीज़ें बताई गई, एक FA और एक SA। FA होता है फॉर्मेटिव टेस्ट, जो कि आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह कहलाते हैं, जो कि हम यहाँ पे इसलिए करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है हमें ये चीज़ पता चल सके। SA जो होता है वो सालाना परीक्षा होती है, जो कि एंड टर्म टेस्ट में मानी जाती है, जो कि हम साल के अंत में करते हैं, ताकि हम बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में यहाँ पे प्रमोट कर सके और बच्चे के ग्रेड को हम चेंज कर सके। तो इस तरीके से हमें बताया जाता है। और व्यापक के अंदर अगर हम बात करें, तो देखिए सिर्फ हमें बच्चे के अकेडमिक नहीं, बच्चे के अकेडमिक और नॉन अकेडमिक में जैसे कि बच्चे का व्यवहार जो है, बच्चे के वैल्यू जो है, यानी कि बच्चा किस तरीके से बिहेवियर दिखाता है, बच्चे के जो आपके मोटर स्किल जो है ये किस तरीके से आपका डेवलप हो रहे हैं, ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान देनी है। यानी कि बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आकलन होता है, आकलन के लिए सबसे जो आपका बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो आकलन क्या होता है कि बच्चे का हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाएं, यानी कि एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें हम बच्चे की हर तरीके का प्रोग्रेस, यानी कि उसकी प्रगति से संबंधित चीज़ें रखी जाए। अगर कोई कंपटीशन हो तो कंपटीशन से रिलेटेड उसके जो यूनिट टेस्ट वगैरह है, उन सब की एक रिकॉर्ड फाइल जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम यहाँ पे पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं।
अब देखिए आज की इस एक सिंगल वीडियो में मैंने हिंदी पैडागोजी के बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका डे 7 है, इससे पहले वाले डेज आप जरूर देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको सही में बहुत मदद मिल रही है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये 10 डेज की सीरीज खत्म होने के बाद हमारी प्रिपरेशन यहीं पे खत्म नहीं होती। जब तक आपका एग्जाम है, एग्जाम की डेट तक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बने रहूंगी। आप लोगों को अगर ये वीडियोस आप सेम डे पे नहीं देख रहे, आप ये वीडियोस आप कुछ दिनों बाद भी देख रहे हैं, तो भी आप अपने एग्जाम से पहले ये सभी वीडियोस देख के जाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मैं इतनी उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले वाले 6 जो क्लासेस हैं, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूस बने हुए हैं तो आपने वो देखे होंगे। और अगर आप एक न्यू कैंडिडेट हैं तो उन वीडियोस को मैं बार बार बोल रही हूँ, उनको जरूर देखिए। आप लास्ट ईयर की वीडियोस से भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए सीटेट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपको जहाँ से जो चीज़ें सीखने को मिले आप सीख लीजिए, आप पढ़ लीजिए और इस एग्ज़ाम को एक बार में आप क्लियर कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हर सब्जेक्ट के एक जगह पे चाहिए इकट्ठा, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं आपको पेड फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी कल। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।